ये कहानी की तीसरी किस्त है। अगर आपने पहले नहीं सुनी तो आप हमारे चैनल पे जाके सुन सकते हैं। अरमान अपने अंदर कई राज छुपाए हुए था। दूसरी तरफ फास्ट इंचार्ज अयाज मुकम्मल तौर पे सरगर्म था कि उसे इस शय का पता मालूम हो सके। मलक अब्बास इवान सब कुछ जानता था कि किस तरह इस आदम भेड़ियों ने जंगल में अवाम का जीना दुबार कर रखा है, और खून के प्यासे इन भेड़ियों के बारे में जो मासूम लोगों के खून के प्यासे थे। इस वजह से उन्होंने लाहौर के दो खास बंदे बुलवाए थे। जब इन्हें अब्बास का फ़ोन आया तब वो दोनों कोई चलतन के करीब एक छोटे से गांव के लोगों के मदद को गए हुए थे। इस शैतान को जिसने वहाँ दहशत फैला रखी थी ख़त्म कर दिया। दिलावर साहब अपने ख़ानदानी हवेली का सौदा करने के लिए गया हुआ था। पैसे तो वो पहले ही ले चुके थे, बस हवेली के कागजात खरीदार को देकर दिलावर साहब वापस अब्बास के वहाँ पहुँचे। घर में सब के साथ बैठे और बातें करने लगे। शहीन अपने दादा के पाँव दबाने लगा। सुमेरा और इना थोड़ी देर में खाना बना लाई। सब ने खाना खाया। दिन गुजर चुका था, रात का वक्त था। अरमान भी इन सब के साथ घर में मौजूद था। दिलावर साहब अरमान को गौर से देखते जा रहे थे। अरमान को दिलावर साहब को देखकर कुछ याद आने लगा। कुछ धुंधली सी यादें, धुंधली सी तस्वीरें इसके जहन में आने लगी। अरमान का सर चकराने लगा और वो वहाँ से उठकर अपने घर की तरफ चला गया। आलिया जो किना के साथ अलग बैठी थी, अरमान को जाते देखकर इसके पीछे चली गई और अरमान को पीछे से आवाज़ दी। अरमान नहीं रुका। इसके अंदर एक हलचल सी आलिया को नज़रअंदाज करने पे मजबूर कर रही थी। इसकी आंखें सुर्ख हो गई और हाथों के नाखून भी बढ़ गए। अपने हाथों को जब जेब में डाले वो आलिया को नज़रअंदाज करके वहाँ से चला गया। वो घर जाने के बजाय तेज़ी से भागता जंगल की जानब चला गया। आलिया उससे पीछे से आवाज़ें देती रही, मगर अरमान ने एक ना सुनी। जंगल में पहुंचकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और फिर कहने लगा, क्या हो गया मुझे? आज तक इतना गुस्सा, इतनी नफ़रत मेरे अंदर कभी भी पैदा नहीं हुई जितना इस आदमी की वजह से। कौन है वो? क्या ताल्लुक़ था मेरा इससे? क्यों मुझे वो लोग देखे? क्यों? आखिर क्यों? इस तरह जंगल में से एक करीबी देहाती गुजर रहा था। वो शहर की तरफ जा रहा था। अचानक से उसे लगा कि इसके पीछे कोई है। वो आदमी डर गया और डरते हुए उसने पीछे देखा। एक सुर्ख आंखों वाला आदमी इसके पीछे खड़ा था। वो आदमी खौफ के मारे कांप गया और तेज़ी से शहर की तरफ भागने लगा। वो शख्स जो इसके पीछे था आराम से खड़ा रहा। वो देहाती अपनी जान बचाने के लिए तेज़ी से भागता जा रहा था। वो सुर्ख आंखों वाला आदमी अचानक से मतहरक हुआ और किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी की तरह इस तरफ भागा। इसने इससे देहाती को दबोच लिया और फिर अपने बड़े नोकदार दांत इसकी गर्दन में घुसा दिए। वो शख्स एक खून का प्यासा भेड़िया था जो इस देहाती का खून पीने लगा। वो आदमी तड़प रहा था, मगर वो भेड़िया इसका खून पीता जा रहा था। आखिर इस देहाती का तड़पना बंद हो गया। इसका रंग बिल्कुल सफ़ेद हो गया और वो उसे ऐसे ही हो गया जैसे कई दिनों के बोसीदा लाश हो। इसकी लाश को दूर फेंक कर वो बैठ गया। इस जगह से भाग गया। उसे लगा कि वहाँ कुछ था, कुछ उससे भी ताकतवर, वो जो कोई इसकी जान ले सकता था। अरमान का गुस्सा जब ठंडा हुआ तो वह अपने घर की तरफ चला गया। जब वो घर पहुंचा तो आलिया को अपना मुंतज़र पाया। आलिया गुस्से में अरमान पे चलाने लगी, तुम्हें क्या हो जाता है? अचानक से इतना तेज़ भागने लगते हो। मैं भी कोई बात नहीं करना चाहता अरमान, आलिया से, मगर मुझे तुमसे बात करनी है अरमान, आलिया ने ज़िद करते हुए कहा। तुम अपने आप को समझती क्या हो? कोई शहजादी हो तुम? हो क्या चीज़ जो मुझ पे हुक्म चला रही हो? अरमान ने आलिया को कंधे से पकड़कर कहा। अरमान की बात से आलिया का दिल बहुत दुखा। वो रोती हुई घर वापस चली गई। आलिया को रोते देख अरमान की भी आंखें नम हो गई। वो अपने कमरे में चला गया और जाकर बालकोनी में खड़ा हो गया। आलिया भी अपने कमरे में चली गई और इना वो दोनों बालकोनी में खड़ी थी। इना आलिया की आंखें पूंछते हुए बोली, दिल दुखना और दिल दुखाना प्यार की पहली सीढ़ियों में से है। आलिया, कौन कहता है मुझे प्यार है और मेरा कब दिल दुखता है? इना ने आलिया को इशारा करते हुए कहा, इसने दुखाया है तुम्हारा दिल, जो कि खुद अब चांद की तरफ देखकर अपने किए पे नादम हो रहा है। आलिया ने इसकी तरफ देखा तो अरमान खड़ा था। आलिया के आंसू से देखकर खुद ही थम गई और इसकी आंखें अरमान पे ही जाकर रुकी और बोल उठी, ना जाने क्या हो गया है मुझे,
इना जो इंसान मेरे आंसुओं की वजह बनता, इसका चेहरा देख कर ही राहत मिलती है, तब तो आप बस देख कर ही राहत पाती रहें। आपा शहीन पीछे से बोला, यार मेरी हेल्प ले सकती हैं एक तन्हा इंसान की ज़िंदगी रोशन करने के लिए। हिना, तुम कहना क्या चाहते हो, कैसे हेल्प करोगे तुम आलिया की? शहीन, भाई के दिल में दाखिल होने की वजह इनके साथ हुआ एक हादसा जिसने इनको अकेला कर दिया था। आलिया, क्या मतलब, कैसा हादसा? शहीन, वो तो मालूम नहीं, मगर अगर हम चाहें तो मालूम कर सकते हैं, तब भी आप भाई के दिल में जगह बना सकती हो। आपा शहीन की बातें सुनकर आलिया को एहसास हुआ कि किसके दिल में जगह बनाने के लिए ऐसा कुछ करना ज़रूरी नहीं। अरमान के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, इसका फ़ायदा उठाने के बजाय इस सब बुलाने में मदद करनी चाहिए। इसने शहीन और हिना को मना किया कि वो अरमान के माजी में झांकने की कोशिश ना करें। वो सब जाकर अपने अपने कमरों में सो गए। रात गुजरी और सुबह हो गई। सुमेरा दिलावर साहब को उठाने के लिए कमरे में गई। इसने इन्हें आवाज़ें दी मगर वो ना उठे। फिर इसने इन्हें लाया मगर तब भी वो ना ले, और दिलावर साहब एकदम सीधे लेटे हुए थे। ये सब देखकर सुमेरा की होश उड़ गई। उसने जल्दी से इनकी नब्ज़ देखी, नब्ज़ रुकी हुई थी। सुमेरा ने सब को इकट्ठा करते हुए पुकारना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद शहीन, अब्बास, इना और आलिया भी इकट्ठे। अब्बास ने कांपते हुए हाथों से अपने बाबा की सांस चेक की। सांस नहीं चल रही थी। नब्ज़ देखी तो वो भी बंद थी। अब्बास ज़ोरों-क़ुतार रोने लगा। इसके बाबा दिलावर साहब दुनिया से रुखसत हो गए थे। आलिया, जो कि अपने दादा के सबसे ज़्यादा करीब थी, सदमे से नडाल हो गई। पूरे घर में सफाई मातम बच गए। सब रो रहे थे। अरमान ने जब इनके रोने की आवाज़ें सुनी तो तेज़ी से भागता हुआ आया और दिलावर साहब की मैयत को देखकर इसकी आंखों में भी आंसू आ गए। दिन गुजरने लगा। असर के वक्त आन पहुंचा। दिलावर साहब का नमाज जनाजा पढ़ाई गई। आलिया शदीद गम में थी। रात का वक्त था। शहीन अरमान के पास इसके घर में आया हुआ था। अरमान ने गमज़दा लहजे में कहा, सब्र करो छोटे, तुम बाबा की बहुत हिम्मत बंदा होगे। कैसे भाई, कैसे पापा कितने खुश थे कि अचानक इतने साल बाद दादाजी इनके पास आए और अब वो टूट चुके हैं। शहीन रोते हुए बोला, अरमान तुम बाबा की फिक्र मत करो। शहीन, उन्होंने उसे बहुत से हालात का सामना किया है, वो संभल जाएंगे। शहीन, पापा तो संभल जाएंगे भाई, मगर आलिया? आपा अरमान, आलिया कैसी है, वो अब कुछ खाया है उसने? शहीन रोते हुए बोला, आपा कैसी होगी? आपा, मुझे तो करीब 10 दिन हुए थे दादाजी से मिले और मुझे इनकी जाने का इतना गम है। भाई सोचे आपा कैसी होगी जिनकी परवरिश ही दादाजी ने की थी। ना कुछ बोल रही है ना खा रही है, बस वो सामने बालकोनी में खड़ी रोती जा रही है। अरमान, दर्द गहरा है, तकलीफ तो होगी छोटे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शहीन अरमान के यहाँ से जाने लगा और जाते हुए बोला, भाई हो सके तो आप ही आपा का गम बांट ले, उन्हें कुछ खिलाएं, उन्हें कुछ खाने पे राज़ी करें। शहीन ये अल्फाज कहकर चला गया। अरमान उसे जाते हुए देखता रहा। काश कि मैं अपने जज्बात का इजहार कर पाता छोटे, काश मैं जो हूँ वो नहीं होता छोटे। अरमान के दिल में सिर्फ आलिया की ही तस्वीर थी। इससे आलिया की तकलीफ़ नहीं देखी जा रही थी। बाल आखिर वह अब्बास साहब के बंगले में गया और किचन से खुद ही कुछ खाना प्लेट में डाला और आलिया के कमरे में चला गया। इना वहाँ मौजूद न थी। आलिया अकेली ही कमरे की बालकोनी में खड़ी थी कि पीछे से अरमान की आवाज़ सुनाई दी, कब तक खुद को तनाई में रहने दोगी? जिन्हें जाना था वो तो चले गए, अब हम सिर्फ इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। अरमान की आवाज़ आलिया के दिल में गहरी उतर गई। वो झट से आकर अरमान से लिपट गई। आलिया अरमान के गले लगकर ज़ोरों-क़ुतार रोने लगी। अरमान ने उससे कहा, आलिया, अपनों को खो देने का दुख बहुत बड़ा होता है। मैं जानता हूँ ये तकलीफ़ मिटाई नहीं मिटती। मैं खुद ये तकलीफ़ महसूस कर सकता हूँ। आज भी मुझे वो दिन याद है जब इसने मेरे मम्मी पापा की जान ली थी। अरमान ने आलिया को दिलासा दिया और फिर उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। आलिया अरमान की बाहों में सो गई। अरमान ने उसे बिस्तर पर हटा दिया और कमर आकर खुद वहाँ से चला गया। इना भी अपने कमरे में आ रही थी। इन दोनों की रास्ते में मुलाकात हुई। इना, अरमान भाई कैसी है वो अब? अरमान, सो गई है, उम्मीद करता हूँ कल तक कुछ बेहतर हो जाएगी। शहीन कैसा है? इना, वो भी सो गया है। अरमान,
इना मेरी बाई का साथ ज़िंदगी भर निभाना, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। शुक्रिया, आप भी आलिया के साथ अच्छे लगते हैं भाई, क्या आप इसका साथ दे सकेंगे? अरमान, इसकी मोहब्बत से वाकिफ़ हूँ, मगर मैं कुछ अलग हूँ। हमारा साथ हमें आबाद नहीं बल्कि आलिया को बर्बाद कर देगा। हिना, तो क्या आपको इससे मोहब्बत नहीं? अरमान, हर सवाल का जवाब नहीं होता और इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं। अरमान हिना को बाय कह कर चला गया। हिना समझ गई कि अरमान के दिल में भी आलिया के लिए कुछ है, मगर वो क्यों इससे सबके सामने लाने में डरता है। अगली सुबह से सब लोग अब्बास साहब के घर में मौजूद थे। दिलावर साहब के लिए फातिहा ख्वानी करवाई गई। दिन से रात, रात से दिन होने लगे। देखते ही देखते 40 रोज़ गुजर गए। सब लोग अपनी रोज़ रूटीन में वापस आ गए। अब्बास साहब और सुमेरा ने कॉलेज की बेहतरी के लिए कोशिशें जारी रखी। अरमान, शहीन, हिना और आलिया अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थे। अरमान कॉलेज प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी के साथ साथ शहर में होने वाली एक्टिविटी पर भी नज़र रखे हुए था। इन दिनों प्रोफेसर का इंतज़ार था जिनके मुताल्लिक़ अब्बास साहब ने बताया था। आलिया ने अरमान को मिलने के लिए बुलाया था। अरमान से मिलने गया। आलिया अरमान लॉन्ग ड्राइविंग पे चले गए। फिर उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया। जब वो वापस आने लगे तो आलिया ने अरमान का हाथ पकड़कर इसको अपने दिल की बात बताते हुए कहा, आलिया, मुझे ना जाने कब से इस दिन का इंतज़ार था। बड़ी हिम्मत करके तुमसे ये बात कहना चाहती हूँ। अरमान, पहली मत बजाओ आलिया, कहो जो कहना है। आलिया, बात ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारा मेरे पास होना मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। तुम होते हो तो सुकून मिलता है, नहीं होते तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। आग ठंड में राहत ज़रूर देती है, मगर जब इंतहाई करीब आ जाए तो जलसा देती है। अरमान आलिया के हाथ को पीछे करते हुए कहने लगा, अगर तुम जलसाओगे तो मैं जलसना पसंद करूँगी। आलिया ने मध्यम आवाज़ में कहा, मैं जो दिखता हूँ वो नहीं हूँ आलिया। मेरी ज़िंदगी और तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। अरमान ने रुकती आवाज़ में कहा, अगर ये बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आलिया बात करने वाली थी कि अरमान ने इसके होठों पे हाथ रख दिया और उसके प्यार को कबूल कर लिया। आलिया अरमान के गले लग गई। इन दोनों को ऐसे देखकर पीछे से किसी ने आवाज़ दी, नाजुक फूल है, प्रेसिडेंट देखना, कहीं मसल ना देना। अरमान ने मुड़कर देखा तो पीछे दानिश और इसके मस्टंडे दोस्त जंड की शक्ल में खड़े थे। अरमान ने दानिश को बदतमीजी ना करने को कहा तो दानिश ने अरमान पे हमला कर दिया। अरमान ने उसे मुक्का मार के पीछे फेंका। दानिश के चमचे भी लड़ने आए, मगर अरमान सबको मारता जा रहा था। इन सब को अरमान ने बहुत मारा। दानिश उठा और ज़ोरदार मुक्का अरमान के मुंह पे मार दिया। अरमान पीछे जा गिरा। दानिश के मुक्के में कुछ अलग ही बात थी। इस बार अरमान को अपनी आंखों का बदलना महसूस होने लगा। शहर के करीब कबीर और आदि ने बस रोकी। इन दोनों की आंखें गोल्डन और थी। कबीर ने आदि से पूछा, कबीर, आदि, क्या तुम ये महसूस कर सकते हो? आदि, हाँ भाई, यहाँ तो बहुत सारे हैं भेड़िए, सब के सब यहाँ हैं। हाँ आदि, मगर हमें पहले इस तरफ जाना चाहिए। मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि वहाँ इस भेड़िए का मुकाबला किसी बहुत ही ताकतवर दरिंदे से हो रहा है। कबीर ने इस तरफ इशारा करते हुए कहा जिस तरफ दानिश और अरमान लड़ रहे थे। क्या था अरमान के अंदर का राज? कबीर को महसूस होने वाली वो ताकत क्या थी और क्या होगा इस मोहब्बत की अनकही दास्तान का अंजाम? अगली वीडियो में सुनाया जाएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, रेट करें, कमेंट करें और मज़ीद कहानियों के लिए मुझे फॉलो करें।